नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं हेमंत कुमार हिंदी व्याख्याता आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए जो हिंदी विषय के पाठ्यक्रम निर्धारित है उसमें व्याकरण में जो पहला प्रकरण है क्रिया, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, बालक सो रहा है। तीसरा उदाहरण ले, पतंग उड़ रही है। चौथा, रवि खाना खा रहा है। बच्चों, क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। हमने 4 वाक्य लिखे हैं। इन 4 वाक्यों में क्रिया हो रही है या की जा रही है उसका बोध होता है। कैसे? राम पुस्तक पढ़ता है में राम पुस्तक को पढ़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए राम तो क्या है? वाक्य का कर्ता है। क्या है? करता है। और जो वह कार्य कर रहा है वो कार्य क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ने का। और क्या कर रहा है? पढ़ने की क्रिया। तो ये क्या है? पढ़ता है। ये वाक्य में कार्य के करने का बोध हो रहा है हमें, भी वह पुस्तक को पढ़ने की क्रिया कर रहा है। बालक सो रहा है, इसमें बालक द्वारा सोने की क्रिया की जा रही है। तो यहाँ पर यह जो सो रहा है यह क्या है? क्रिया है और क्रिया के होने का बोध हो रहा है। पतंग उड़ रही है, यहाँ पर पतंग के उड़ने का बोध हो रहा है, इसका मतलब यह क्रिया क्या हो रही है? हो रही है। रवि खाना खा रहा है में रवि के द्वारा खाना को खाने की क्रिया की जा रही है। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस वाक्य में क्रिया के किए जाने का, इस वाक्य में क्रिया के होने का और इस वाक्य में भी क्रिया के होने का बोध हो रहा है। इस वाक्य में क्रिया के किए जाने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से हमें किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं धातु की। धातु क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत है और संस्कृत में इन क्रिया पदों को धातु कहा जाता है। तो जो धातु है वो क्रिया का, माने हमने इस वाक्य में, इन वाक्यों में जो पढ़ता है, सोना की जो क्रिया हो रही है, उड़ रहा है, खा रहा है, ये जो क्रिया है, ये क्रिया क्या है? हिंदी की क्रियापद है।
परंतु इनका जो मूल रूप है, जो वास्तविकता है, वो क्या है? धातु है। जैसे हैं, जैसे पढ़, खेल, लिख, चल, रो, सो, आ आदि। इन क्रियापदों को जब इन धातुओं को जब हम हिंदी में क्रियापद के रूप में परिवर्तित करते हैं, क्रियापद बनाते हैं, तो हम ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ना प्रत्यय के योग से ये हिंदी के क्रियापद बन जाते हैं। जैसे पढ़ में ना जोड़ा तो बन जाता है पढ़ना, खेल में ना जोड़ा तो बन जाता है खेलना, लिख में ना जोड़ा तो बन जाता है लिखना, चल में ना जोड़ा तो बन जाता है चलना, रो में ना जोड़ा तो बन जाता है रोना, सो में जोड़ा तो सोना, आ में जोड़ा तो आना। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? ना प्रत्यय का प्रयोग करके धातुओं को हिंदी के क्रियापदों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद की। बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने गए हैं। कितने भेद? दो भेद। नंबर 1 सहकर्मक क्रिया और नंबर 2 अकर्मक क्रिया। इनकी परिभाषाएं जानने से पहले सबसे पहले इसके अर्थ पर विचार कर लेते हैं। अर्थ समझ आते ही परिभाषा हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहले सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक में सह प्लस कर्मक शब्द जुड़ा हुआ है। इस सह उपसर्ग से, ये जो सह शब्द है, ये उपसर्ग है, इस शब्द का जो अर्थ है वो होता है साथ या सहित। कर्मक मैंने कर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म के साथ हो वो क्रिया क्या होगी? सहकर्मक, जिसका प्रभाव पड़े कर्म पर। इसमें ए उपसर्ग जुड़ा है, कर्मक यानी कर्म करने वाला। ए का मतलब होता है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? बिना कर्म के या नहीं शब्द से है तो जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म नहीं हो। इस प्रकार इसकी परिभाषाएं हम देखें तो सबसे पहले सहकर्मक की सहकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है, जैसे राम पतंग उड़ा रहा है। राम पतंग उड़ा रहा है। जैसे रवि चित्र बना रहा है। ये दोनों वाक्य सहकर्मक के हैं। अब इसमें कर्म कैसे है इसकी पहचान करते हैं। राम पतंग उड़ा रहा है। राम इस वाक्य का करता है और ये पतंग को उड़ाने की क्रिया कर रहा है। तो
ये जो पतंग है यह उसका कार्य है, अर्थात यह क्या है, इस वाक्य का कर्म है, यह इस वाक्य का कर्ता है, यह क्या है, क्रिया है। तो सामान्य रूप से हमें पता चल गया कि राम के द्वारा पतंग को उड़ाने की क्रिया की जा रही है। दूसरा उदाहरण, रवि चित्र बना रहा है। रवि इस वाक्य का क्या है, कर्ता पता चल रहा है। क्रिया जो है वो बनाने की हो रही है, तो बना रहा है, ये क्या, इस वाक्य क्या, वाक्य की क्रिया है। और क्या बना रहा है, तो है चित्र बना रहा है, अर्थात ये इस वाक्य का क्या है, कर्म है। एक तो ये सीधा सीधा था कि हमने कर्ता, कर्म और क्रिया को अलग अलग करके देख लिया, परंतु अगर हमें सीधा सीधा अगर पहचान करनी हो कि सकर्मक क्रिया इसमें है या नहीं, तो हम क्या या किसको, क्या या किसको, इन दो शब्दों को क्या करेंगे, क्रिया से पहले, क्रिया से पूर्व में या पहले क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना है। और अगर उत्तर मिल जाता है तो वो क्या होगा, कर्म होगा। उत्तर मिला तो वो क्या होगा, कर्म होगा। और वो सदैव क्या होगा, ये भी ध्यान रखना, वह शब्द संज्ञा होगा। क्या होगा, संज्ञा। अब जैसे कि हम यहीं से शुरुआत करते हैं, राम पतंग उड़ा रहा है, में क्रिया ये उड़ा रहा है, यहां पर हम क्या शब्द लिखेंगे, राम क्या उड़ा रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। क्या, इस वाक्य के अनुसार उत्तर हमें मिला पतंग। तो इसलिए ये वाक्य क्या है, सकर्मक वाक्य है। जैसे रवि चित्र बना रहा है, में बना रहा है, यह तो क्रियापद है, इससे पूर्व क्या लगाया, रवि क्या बना रहा है, तो हमारे पास इसका उत्तर आया चित्र बना रहा है। तो यह क्या है, कर्म निकल गया, और ये संज्ञा शब्द ही है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया के भेदों की। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक, एक कर्मक। नंबर दो, द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। जिस वाक्य में हमें एक कर्म की प्राप्ति हो, क्या हो, एक कर्म की प्राप्ति हो, वो एक कर्मक। और जिस वाक्य में हमें दो कर्म मिले, क्या मिले, एक साथ दो कर्म मिलते हैं, वह द्विकर्मक क्रिया होती है। सबसे पहले नंबर एक लेते हैं, एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में एक कर्म प्रयुक्त होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में एक कर्म प्रयुक्त होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ अखबार पढ़ रही है, भूपेंद्र दूध पी रहा है। इन वाक्यों में एक ही क्रिया एक ही कर्म की प्राप्ति हो रही है। जैसे माँ अखबार पढ़ रही है में हम यह क्रिया सहकर्मक ही है, तो हम सबसे पहले क्या लगा करके प्रश्न निर्माण करते हैं। तो अगर हमें एक ही उत्तर प्राप्त हुआ तो यह एक कर्मक होगी। अगर हमें दो उत्तर प्राप्त होते हैं तो वह द्विकर्मक
कर्मक होगी। अब हम देखते हैं, माँ अखबार पढ़ रही है। पढ़ रही है क्रियापद से पूर्व हमने क्या किया, यहाँ क्या लिखा, क्या, माँ क्या पढ़ रही है, तो हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ वो मिला अखबार। क्या मिला उत्तर, अखबार। तो यह क्या है, एक ही उत्तर। क्या इसमें कोई अन्य उत्तर प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए यह क्या है, एक कर्मक क्रिया का वाक्य है। इसी प्रकार भूपेंद्र दूध पी रहा है, पी रहा है क्रियापद, इस क्रियापद से पूर्व हमने क्या किया, क्या शब्द लगाया और इसे प्रश्न निर्माण किया, भूपेंद्र क्या पी रहा है, तो उत्तर हमारे पास आया दूध पी रहा है। तो इसलिए इसमें कितने उत्तर मिले, एक उत्तर प्राप्त हुआ, दूसरा हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए यह क्या है, एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया परिभाषा, जिस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, जिस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें दो कर्म जो होते हैं, इनमें एक कर्म गौण कर्म होता है और एक मुख्य कर्म होता है। जो मुख्य कर्म होता है वह अप्राणीवाचक होता है। मुख्य कर्म होता है वो क्या होता है, अप्राणीवाचक होता है, और जो गौण कर्म होता है वो सदैव प्राणीवाचक होगा। इसके साथ में एक बात और, जो मुख्य कर्म होता है वह विभक्ति रहित होता है। किस रहित होता है, विभक्ति रहित होता है, और जो गौण कर्म होता है वो विभक्ति सहित होता है। ये तीन बातें हमें द्विकर्मक क्रिया में ध्यान देनी होती है। क्या, पहला गौण कर्म होता है और एक मुख्य कर्म होता है। गौण कर्म प्राणीवाचक होते हैं, मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होते हैं। गौण कर्म विभक्ति सहित होते हैं और मुख्य कर्म विभक्ति से रहित होते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। अब इस वाक्य में हमें सबसे पहले क्या और किसको से प्रश्न निर्माण करना है और फिर हम इनको इस वाक्य के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला क्या से प्रश्न निर्माण करना है, कहाँ, क्रिया से पूर्व लगाना है। पढ़ाते हैं क्रियापद है, इससे पूर्व हमने यहाँ क्या लिख दिया, क्या लिखा और प्रश्न निर्माण किया, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाते हैं। तो हमारा एक उत्तर आया, वो था हिंदी पढ़ाते हैं। ये हमारा पहला उत्तर। अब हमने दूसरा प्रश्न निर्माण करना है। अब यह वाला उत्तर तो हमें प्राप्त हो गया, अब इससे की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे उत्तर के लिए यहाँ उसके क्रिया के से दूर क्या, यहाँ पर को विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पर किस से, किस को, अध्यापक किसको हिंदी पढ़ाते हैं। तो हमारा दूसरा उत्तर आया छात्रों को। किसको पढ़ाते हैं, छात्रों को। तो इस वाक्य में हमें कितने क्रम प्राप्त हो गए, दो क्रम प्राप्त हो गए। अब हमें इसमें इसको समझते हैं। हमने कहा कि गौण क्रम और मुख्य क्रम, इसमें जो गौण क्रम है वो प्राणीवाचक है और मुख्य क्रम है वो अप्राणीवाचक है।
जो मुख्य क्रम है वो क्रिया से बिल्कुल समीप होते हैं। क्या जैसे कैसे, ये क्रिया है, पढ़ाते हैं, इसके बिल्कुल पास में जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ था वो हिंदी प्राप्त हुआ था। अर्थात यह जो क्रम है यह हमारा क्या है, मुख्य क्रम है। और उसके बाद जो हमें जो क्रम होता है वो क्या होता है, गौण क्रम। अर्थात ये छात्रों को जो शब्द लिखा था हमने, ये क्या है, गौण क्रम है। अब हम ये भी जांच लेते हैं भी प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक है, तो भी देख ले। मुख्य क्रम अप्राणीवाचक होता है, ये हमने कहा था, तो यह अप्राणीवाचक है क्योंकि ये हिंदी शब्द प्राण नहीं, ये शब्द है यहाँ पर प्राणी का बोध नहीं हो रहा, जो जिसमें प्राण चलते हो, ये क्या हिंदी है, शब्द है, हम भाषा पढ़ते हैं। गौण क्रम क्या होते हैं, प्राणीवाचक, अर्थात जिसमें प्राण चलते हो, जैसे छात्रों को, तो यह कौन है, छात्र, एक सांस लेने वाला व्यक्ति छात्र है। ये जो छात्र क्या है, प्राणीवाचक है। अब दूसरी बात हम और देख लेते हैं, क्या, विभक्ति रहित और विभक्ति से सहित। अब हमें जो क्या से उत्तर प्राप्त हुआ था, इसके साथ कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह क्या है, मुख्य क्रम विभक्ति से रहित है। और छात्रों को, ये जो को है ये विभक्ति है किसकी, कर्म की, को, किस को से हमने प्रश्न निर्माण किया था और हमें उत्तर भी प्राप्त हुआ, छात्रों को, तो यह को क्या है, इसकी विभक्ति है। इस प्रकार द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। अन्य उदाहरण और लेते हैं। दुकानदार ग्राहकों को फल देता है। दुकानदार ग्राहकों को फल देता है, यह द्विकर्मक का उदाहरण है। जांच करते हैं, दुकानदार ग्राहकों को फल देता है में देता है क्रियापद है, इससे पूर्व हम क्या करते हैं, क्या लगा करके प्रश्न निर्माण करते हैं, दुकानदार ग्राहकों को क्या देता है, तो हमारे पास यहाँ पहला उत्तर आया कि वह फल देता है। हम दूसरा प्रश्न निर्माण करते हैं, दुकानदार किसको फल देता है, किसको, तो हमारे पास उत्तर आ गया दूसरा, ग्राहकों को फल देता है। फल मुख्य क्रम है और यह अप्राणीवाचक है, यह भी हम देख सकते हैं। दूसरी बात, यह गौण क्रम है और यह प्राणीवाचक है। ग्राहकों में प्राण होते हैं क्योंकि वो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं। इस प्रकार हम यह भी देख सकते हैं कि फल शब्द विभक्ति से रहित है और ग्राहक शब्द में यहाँ पर को शब्द विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यह वाक्य क्या है, द्विकर्मक क्रिया का है। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया सकर्मक के दो भेद है। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म प्रयुक्त होता है, द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। एक कर्मक क्रिया जो होती है वो सामान्यतः सहकर्मक क्रिया ही होती है। अब हम बात करेंगे अंतिम भेद, हमारे कर्म के आधार पर जो दूसरा भेद है वो है अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया हमने अर्थ पूर्व में देख लिया था, एक प्लस कर्मक शब्द से बना है। अ शब्द का अर्थ होता है नहीं, क्या नहीं हो, कर्म, माने बिना कर्म, अर्थात कर्म नहीं हो। परिभाषा हम देखते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव कर्म को छोड़कर कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि कर्म प्रयुक्त होता ही नहीं, उसे अकर्मक क्रिया कहते
हैं। क्या? जिस वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव कर्म को छोड़कर कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि कर्म प्रयुक्त होता ही नहीं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा हंसती है, कुत्ता भौंकता है। ये दो उदाहरण, राधा हंसती है और कुत्ता भौंकता है, दो वाक्य। राधा हंसती है, यहाँ पर हंसने की क्रिया की जा रही है, करने वाली कौन है? राधा। इस हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि राधा है। तो यह वाक्य क्या है? अकर्मक। कुत्ता भौंकता है में भौंकता है, यह क्रिया है, मैंने भौंकना क्रिया है। कौन भौंकता है? कुत्ता भौंकता है। तो यह इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। क्या से प्रश्न निर्माण करके भी देखते हैं हम कि अगर इसमें कर्म है तो हमें उत्तर मिलेगा। क्या से प्रश्न निर्माण, हमने सहकर्मक में प्रश्न निर्माण करके उत्तर प्राप्त किया था, तो हमें वही क्या शब्द यहाँ पर उत्तर न मिलने की सूचना देगा। क्या? क्रिया से पहले राधा हंसती है, तो हंसती है क्रिया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्या से प्रश्न निर्माण, राधा क्या हंसती है, तो हमारे पास उत्तर आया? नहीं आया। इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। कुत्ता भौंकता है में हमारे पास उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखते। कुत्ता क्या भौंकता है? उत्तर नहीं मिला। इसलिए हमने क्या से प्रश्न निर्माण करके भी देखा तो हमें पता चला कि इसमें कर्म नहीं है, और हमने सामान्य भी देख लिया कि इनमें कर्म नहीं है। इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण और लेते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो भी घोड़ा दौड़ने की क्रिया कर रहा है, मैंने यह करता है। दौड़ता है, यह उसकी क्रिया है, और क्रिया कैसी है उसकी? तेज दौड़ने की है। हम प्रश्न निर्माण करके देखते हैं, घोड़ा क्या तेज दौड़ता है, या घोड़ा क्या दौड़ता है? क्या से उत्तर तो तेज नहीं बन रहा हमारा। यहाँ पर क्या उत्तर मिला? घोड़ा क्या दौड़ता है? नहीं उत्तर है। तेज शब्द तो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्या का उत्तर ये नहीं है। ये तो दौड़ने की के लिए कहा गया कि वह उसकी जो गति है वो क्या है? तेज है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा क्या दौड़ता है? तो भी उत्तर नहीं है। घोड़ा क्या तेज दौड़ता है? तो भी उत्तर नहीं है। घोड़ा तेज क्या दौड़ता है? तो भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। यह जो तेज शब्द है यह कर्म नहीं है, बल्कि यह तो इस दौड़ना के बारे में कहा गया है। ये जो दौड़ रहा है इसकी गति क्या है? तेज है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से यह बताना चाहूँगा, जो क्रिया स्वाभाविक होती है वो भी अकर्मक होती है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे उसका सिर दुखता है, उसका सिर दुखता है। अब भाई यह वाक्य कौन सा है? अकर्मक है या सकर्मक? हम देखें क्या से प्रश्न निर्माण करके, उसका क्या दुखता है, तो भाई हमारे पास क्या आ गया? उत्तर आ गया, सिर दुखता है। परंतु यह उत्तर मिलने पर भी क्या नहीं है? सकर्मक नहीं है। सकर्मक नहीं है, क्योंकि सिर के दुखने की जो क्रिया है वह एक स्वाभाविक क्रिया है। क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। तो अगर कोई भी जहाँ पर स्वाभाविक क्रिया होती है तो वह क्या होगा? अकर्मक होगा। वह क्या होगा? चाहे उसमें उत्तर हमें मिल भी क्यों न जाए।
जैसे उदाहरण है मोहन चलता है, मोहन चलता है। तो मोहन क्या चलता है? उत्तर मिला? नहीं मिला। यही क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब इसी चलता से मैं एक वाक्य और बनाता हूं, मोहन गाड़ी चलाता है। ये चलता है और ये चलाता है, दोनों में क्रिया एक ही है, चल ना, है ना। तो मोहन गाड़ी चलाता है, मोहन क्या चलाता है। यहाँ हमने क्या से, क्रिया से पूर्व क्या लगाया, क्या लगाया और प्रश्न निर्माण किया, मोहन क्या चलाता है। तो हमारा उत्तर आया गाड़ी। तो हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो क्रिया अकर्मक है वो सहकर्मक भी हो सकती है और जो सहकर्मक है वो अकर्मक भी हो सकती है, बशर्ते उसकी क्रिया का रूप बदला हुआ होता है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो क्रिया है हमारी पूर्ण होती है और परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न आएगा उसकी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रश्न पहला प्रकार है परिभाषा। पहला प्रकार है परिभाषा। भी सीधे सीधे आपको दे दिया जाए, बी क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सहकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। दूसरा जो प्रश्न होता है कि आपको एक लिख दिया जाएगा वाक्य। क्या लिख दिया जाएगा? वाक्य। और वाक्य से आपको पूछा जाएगा क्रिया का भेद पहचान करो। क्या करनी है? पहचान। और फिर वो लिखेगा परिभाषा। ये दो प्रकार के प्रश्न को हमें ध्यान देना है। क्रिया की क्या करनी है? वाक्य में से हमें पहचान करनी है और फिर उसकी परिभाषा लिखनी है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, राम पतंग उड़ा रहा है। यह वाक्य है। इस वाक्य से हमें क्या करनी है? क्रिया के भेद की पहचान कर उसको परिभाषा लिखनी है। तो हम इसका उत्तर हल करें, राम पतंग उड़ा रहा है। तो राम क्या उड़ा रहा है? तो हमारे पास उत्तर आया पतंग उड़ा रहा है। तो भाई ये क्रिया का कौन सा भेद हो गया? तो यह हो गया हमारा सहकर्मक। क्या हो गया भेद? हमारा सहकर्मक क्रिया। तो हमें उत्तर लिखते समय भी उतनी ही सावधानी बरतनी है। अगर परिभाषा सीधे पूछे तो हम परिभाषा उसकी लिखेंगे, परंतु जब हमसे ये प्रश्न पूछता है भी क्रिया की पहचान, भेद की पहचान करनी है, परिभाषा लिखनी है, तो हम सबसे पहले उत्तर में क्या करेंगे? उस उत्तर जो लिखेंगे उसमें हम सबसे पहले बताएंगे सहकर्मक क्रिया। क्या बताएंगे? सहकर्मक क्रिया। कैसे लिखना है? उपयुक्त वाक्य में, या राम पतंग उड़ा रहा है वाक्य में सहकर्मक क्रिया है। फिर हम अगली लाइन में उसकी परिभाषा लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार ये क्रिया प्रकरण हमारा पूर्ण होता है और अगली कक्षा में नए विषय के साथ आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा। अब नमस्कार।